नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विशाल भार्गवा जी के एक क्लेम को, जहां पर कि वो कहते हैं कि गुड़गांव का रियल एस्टेट बबल अब बहुत बड़ा हो चुका है और ये फटने को बिल्कुल तैयार है। जो फैक्ट्स एंड डेटा उन्होंने प्रेजेंट किए उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, कितने तथ्य हैं, इनको आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या एंड यूज़र हैं, आपको कितना परेशान होने की ज़रूरत है। मैंने रियल एस्टेट बबल पर ऑलरेडी बात की हुई है। 15 से 20 मिनट की वीडियो में किसी भी एसेट क्लास में एक बबल कैसे फॉर्म होता है, जहां पर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की बात आती है एंड प्रोडक्शन इज़ अ टाइम टेकन प्रोसेस, वहाँ पर बबल फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी टाइम टेकन होता है ड्यू टू एनजीटी एंड एक्सेट्रा थिंग्स। तो ऐसे केस में इस तरीके के मार्केट में बबल का फॉर्म होना या सप्लाईज़ का बहुत ज़्यादा आ जाना, उसकी वजह से बबल का बनना बहुत ही कॉमन है। ऐसे केस में आपको सिर्फ अपने एंड पर थोड़ी बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं या अपने लिए रेंटल इनकम के लिए कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, तो यू कैन सिंपली गो आउट, टॉक टू योर रीसेल ब्रोकर और एक रेडी टू पोजीशन प्रॉपर्टीज़ ले लीजिए। बट यहाँ पर लोगों का कहीं ना कहीं एक लालच आ जाती है टू बिकम एन अर्ली इन्वेस्टर, जहाँ पर वो फ्रेश लॉन्चेस में इन्वेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का रिस्क लेते हैं, पैसा एक साथ नहीं जाता, लिवरेजेस को यूज़ करना चाहते हैं और वहाँ पर पैसा बनाना चाहते हैं। अगर इस तरीके के लिवरेजेस को यूज़ करने के लिए आप वेल इक्विप्ड हैं तो येस, इट इज़ अ राइट वे टू प्ले। इसी तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। बट द फैक्ट इज़ कि क्विक मनी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पर ट्रेडर वाली बात आती है, इफ़ पीपल आर ट्रेडिंग और उनके पास लिवरेज यूज़ करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हाँ, ऐसे लोग रिस्क ज़रूर फॉर्म करते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि बिल्डर कभी इस तरीके के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता। दिस आर द ब्रोकर्स हु आर अट्रैक्टेड। ब्रोकर्स चाहते हैं कि उनकी 5 ट्रांजेक्शन्स हो जाएं, चाहे एंड यूज़र वो यूनिट खरीद रहा हो या ट्रेडर खरीद रहा हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीद रहा हो, बिल्डर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द फैक्ट इज़ कि ब्रोकर्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो और वो ज़्यादा ब्रोकरेजेस कमांड कर पाएँ, राइट। इस तरीके के लोग कितने हैं, उन्होंने ये डेटा रिप्रेजेंट नहीं किया, नहीं बताया कि इस तरीके के ट्रेडर्स कितने हैं, ये मार्केट कितना कैपेबल है इन ट्रेडर्स को कंज्यूम करने के लिए बिना किसी इम्पैक्ट के, ये भी उन्होंने नहीं बताया। काफ़ी सरफेशियल लेवल की नॉलेज लगती है उनकी। हालांकि आई अंडरस्टैंड कि वो खुद एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं है, गुड़गांव में आज तक उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं है। हालांकि यहाँ पर कई लोगों ने होस्ट किया है उन्हें। आई थिंक मेरा एक मैसेज रहेगा गुड़गांव के रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स को, आप किसे होस्ट कर रहे हैं ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर किसी को अपने स्टूडियो में या घर में बुला रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो किस एजेंडा को ड्राइव करते हैं, क्या आपका एजेंडा और उनका एजेंडा मैच करता है या मिसमैच करता है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन क्वेश्चन पूछने वाला होगा, कौन एक्सपर्ट होगा, ये सारी चीज़ें पहले प्ले आउट करनी चाहिए बिफोर लेटिंग हिम और एनीबडीज फॉर से कमिंग ऑन टू योर यूट्यूब चैनल, राइट। ये सारे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर यस, ब्रोकर्स ने गलती ज़रूर की है। आज मैं बताता हूँ इस सरफेशियल नॉलेज को डिफंक करते हुए कि ट्रेडर्स गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में तकरीबन 12% हैं, 12 से 15% हैं, 12 से कम नहीं है फॉर श्योर और 15 से ज़्यादा नहीं है फॉर श्योर, राइट। ये ट्रेडर्स, इनका प्रोफेशन ट्रेडिंग नहीं है, इनका कोई प्राइमरी प्रोफेशन है जो कि वो परस्यू कर रहे हैं और इन्होंने अपने आप को ओवर लीवरेज कर लिया है। से 12% के आसपास उन्होंने 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओवर लीवरेज भी कर लिया हो, यानी कि सारे ट्रेडर्स ने ओवर लीवरेज कर लिया है। तो क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या ये 12% का मार्केट क्रैश हो जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्डर्स, इनफैक्ट ब्रोकर्स
ने ये जो बुल रन गया है रिसेंटली, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को और बिल्डर्स को फाइनेंशियली इक्विप्ड कर दिया है इस तरीके के फेलियर्स को कंज्यूम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड डिस्ट्रेस डील्स। तो डिस्ट्रेस डील्स अगर कंजम्पशन पर आई तो बिल्डर ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बेच चुका है, यानी कि 88% के आसपास, 85% के आसपास वो माल अपना ऑलरेडी बेच चुका है। कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि अपनी चीज़ वापस से उठा सकते हैं बिकॉज दैट वाज अ चीप डील। तो उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि कितने परसेंट ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके के बिल्डर्स इन ट्रेडर्स को अलाउ करते हैं। लाइक फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री होना, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होना, आप 2 साल तक नहीं बेच सकते, 3 साल तक नहीं बेच सकते, या एंड तक पोजीशन तक नहीं बेच सकते। बिल्डर्स आर स्मार्ट इनफ, दे डोंट अलाउ ट्रेडर्स सम टाइम, राइट। इस तरीके से आउटराइटली आकर के कह देना कि गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट विल बर्स्ट, सरफेशियल लेवल के साथ साथ एक इमेच्योरिटी भी दिखाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही मैच्योर है। हम जैसे या हमसे भी बड़े एक्सपर्ट्स को मार्केट देख चुका है, बहुत आए बहुत गए, बट मार्केट हमेशा यहीं पर था। गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट भले ही नया हो, बट हम दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो इट इज़ इवन ओल्डर। बट यहाँ पर आकर के जनरलाइज कर देना चीज़ों को कि गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट इज़ दिस 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 दिस। कुछ दिन पहले ये चीज़ें टैग की जाती थी एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर के, तो मैंने ही एजुकेट किया कि एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट आप ऐसे कंबाइनली नहीं कह सकते। गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल अलग प्ले आउट करता है नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट से, और इन सब के ऑन टॉप ऑफ इट इज़ दिल्ली एनसीटी। तो तीनों में फ़र्क है। जैसे कि मुंबई के या ग्रेटर मुंबई को आप एक साथ कुछ कमेंट नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते। नवी मुंबई इज़ टोटली डिफरेंट दैन एक्चुअल मुंबई, कल्याण इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, थाने इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। और हर एक रियल एस्टेट का ये जो माइक्रो मार्केट है या सब सिटीज़ हैं जिसको कह लें, वो बिल्कुल डिफरेंट प्ले आउट होती हैं। तो थाने में जितने इंस्टॉल प्रोडक्ट्स हैं हो सकता है आपको एक्चुअल मुंबई में ना दिखें, कल्याण में ना दिखें। इनफैक्ट यहाँ के भी जो ब्रोकर्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जब मुंबई का रियल एस्टेट बेचते हैं तो वो ग्रेटर मुंबई के रियल एस्टेट को बेच रहे होते हैं मुंबई के नाम पर। तो ऐसे फैक्ट्स भी हमें प्रेजेंट नहीं करने चाहिए। इफ़ यू आर सेलिंग योर प्रोजेक्ट इन कल्याण, तो कॉल इट कल्याण, कल्याण इज़ नॉट मुंबई, राइट। इन द सेम वे गुड़गांव इज़ नॉट नोएडा, गुड़गांव इज़ नॉट दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मार्केट चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आपको लगता है कि यस इट हैज़ हिट एन ऑल टाइम हाई, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है अपनी चॉइसेस को लेकर के। इफ़ इट इज़ फुली बियरिश, तब आप कुछ भी खरीद सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। इफ़ यू थिंक यहाँ समवेयर वी आर एट द बॉटम, तो वो अच्छा ज़रूर करेगा। मैं जैसे रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ, जब रियल एस्टेट बेयरिश था लगभग सारे प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल की हिस्ट्री देखें तो मैंने रिकमेंड किए हुए हैं, और आज के डेट में उतना ही कम हो गया है इन चीज़ों को रिकमेंड करना। तो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट हमेशा देता है, बट इस तरीके के कमेंट्स करना, आई थिंक इट इज़ totally an immaturity without understanding the market, without having your skin in the game। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो नो देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड प्रेफरेंसेस कि वो क्या अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट हैं तो आपके पास एटलीस्ट रियल एस्टेट तो होना चाहिए, कहीं तो खरीद के रखें। ठीक है, आप गुड़गांव पर कमेंट कर रहे हैं, आपके पास गुड़गांव में रियल एस्टेट ना हो चलता है, मुंबई में तो हो। अब मुंबई में भी नहीं है, कहीं भी आपने कुछ भी नहीं खरीद रखा, तो यू कैन नॉट बी ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट। इनफैक्ट आपको रियल जर्नलिज्म भी नहीं करनी चाहिए रियल एस्टेट को लेकर के, बिकॉज यू डोंट हैव ए स्किन इन द गेम। जैसे अगर कोई जर्नलिस्ट आता है, चाहे लेफ्ट विंग का हो राइट विंग का हो, उसे इंडिया के पॉलिटिक्स पर कमेंट करने के लिए एटलीस्ट उसको इंडियन सिटीज़न तो होना पड़ेगा। आप जर्मनी में बैठ करके इंडिया पर कमेंट पास नहीं कर सकते। अगर आप जान भी देना चाहते हैं भारत के लिए, तो आपको भारत में रह करके ही जान देनी चाहिए, राइट। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट कि आप किसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। जैसे द टेनेंट शो है उनका, वहाँ पर टेनेंट्स को बहुत ही पॉजिटिवली पुट किया जाता है
यस देयर इज़ एन एजेंडा टू इट एंड आई रिस्पेक्ट दैट एजेंडा, क्योंकि अगर टेनेंट्स नहीं होंगे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। जो लोग ये वाली ट्रेन मिस नहीं करेंगे तो हमारी इन्वेस्टेड की गई ट्रेन पर क्यों बैठेंगे। तो इस तरीके के पुशेस को मैं भी कई बार अप्रिशिएट करता हूँ और चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ वे गोइंग फॉरवर्ड और भी ज़्यादा पॉपुलर हों। बट टेबल के इस साइड पर बैठ करके मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिलीज़ कितनी फेल्ड हैं अपने आप में कि लैंड लॉर्ड के अंदर रहना पड़ रहा है। कल को रेंट बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से आपको जाने के लिए कहा जा सकता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास, एंड यू आर टेकिंग अ जॉय आउट ऑफ इट कि यस आई एम अ टेनेंट, आई एम पेइंग दिस मच रेंट, सेविंग माई कैपिटल। बट द फैक्ट इज़ कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो आप लिवरेजेस को यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेल्थ और डिविडेंड इनकम बना सकते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाते हैं, कैसे लिवरेजेस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, मैंने ये सारी बातें एलीट मेंबरशिप के सेशन में की हुई हैं। बेहतरीन सेशंस रहे हैं, आपको उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसे आना, बियरिश होना रियल एस्टेट को लेकर के, आई थिंक जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो रियल एस्टेट के लिए बेरिश हैं। थाने में जब प्रोजेक्ट स्टॉल होना शुरू हुए, थाने के जब रेट्स बिल्कुल स्टैग्नेंट होना शुरू हुए तो काफ़ी पॉपुलर हुए। जब वापस से जंप आने लगे, प्राइजेस बढ़ने लगे, सेम गुड़गांव में प्राइजेस बढ़ने लगे, तो जनता भी आती है, कई बार सोचती है कि क्या मैंने ये सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया। इस तरीके के लोगों को ये वीडियो एक ईगो मसाज देता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, और ये चीज़ सही भी है, राइट। तो फैक्ट्स पर बात करेंगे, किसको सुन रहे हैं, वो चीज़ क्यों आप तक उस टेबल से इस टेबल पर लाई जा रही है, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा उनके एजेंडा से कैसे मैच करता है, क्या वो जर्नी जो वो ले रहे हैं या ले जाना चाह रहे हैं आपको उस जर्नी पर सूट करती है या नहीं करती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने से पूछने हैं। एट द सेम टाइम एज आई सेड, नो who you are following, what are their personal preferences, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्या जिस डायरेक्शन में वो आपको ले जाना चाह रहे हैं आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो आदमी रेंट पर रहना चाह रहा है उसके लिए वही सही हो, बट आप एज एन ओनर बन करके लिवरेज वगैरह को यूज़ करके एक अच्छी डिविडेंड इनकम बना सकते हैं, तो बनाने में क्या बुराई है, राइट। कमिंग ऑन टू द क्रैश पार्ट ऑफ इट, आई थिंक लेट्स नॉट डाइग्रेस इट। कमिंग ऑन टू द क्रैश पार्ट ऑफ इट, अगर रियल एस्टेट क्रैश होगा तो कब तक क्रैश होगा तो कितना क्रैश होगा, क्या बबल की तरह ब्लास्ट होगा और 100% की वैल्यूएशन से 2% की वैल्यूएशन हो जाएगी, जैसे कि एक्चुअल बबल ब्लास्ट होकर के अपनी पूरी की पूरी सरफेस को लूज़ कर देता है। अगर ऐसा होगा तो उन्हें आकर के कहना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि इंडिया में लैंड की भी कोई प्राइसिंग नहीं है। अगर वो आकर के इस तरीके की बातें कहते हैं कि 15%, 20%, 30% के आसपास करेक्शन होगा, तो उस करेक्शन के लिए जीडीपी का भी नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीडीपी अच्छा कर रही होगी, जो इन्वेस्टर्स हैं ऑफ कोर्स वो प्राइमरी ट्रेडर्स नहीं हैं, वो ज़िंदगी में कुछ और भी कर रहे हैं, तो वो अगर अच्छा नहीं करेंगे फाइनेंशियली तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो प्राइसेस डाउन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मान ली बात 30% का क्रैश मान लेते हैं, तो एट द सेम टाइम 20 to 25% के आसपास जीडीपी भी नीचे जानी चाहिए। मतलब जो पर कैपिटा इनकम है या अच्छे लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो अब कम कमाएंगे। तो से कि अगर मेरा प्रोजेक्शन था वो x था और 4 से 3 साल बाद अब वो x/2 हो चुका है, तो यानी कि मैं जब 2 करोड़ की चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो आज मैं 1 करोड़ की चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो इवन आफ्टर द क्रैश अगर 30% के आसपास करेक्ट हो जाता है मार्केट, उसके मार्केट को करेक्ट होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें टेक प्लेस करनी होंगी कि एक इंडिविजुअल के हाथ में पैसा नहीं जा रहा हो। तो अगर आपके हाथ में पैसा नहीं जाएगा और आज आप 2 करोड़ की चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आगे भी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये जो इनकी फोर्स है इनके पीछे ये कहने वाली कि आज हमने नहीं खरीदा, बहुत अच्छी डिसीज़न लिया, ये किया वो किया, या मैंने घर खरीदा, बहुत गलत डिसीज़न लिया, इस तरीके के लोग हमेशा रहेंगे और इस तरीके के लोग रहने भी ज़रूरी हैं। कमिंग ऑन टू द कंपैरिजन बिटवीन गुड़गांव एंड बेंगलोर रियल एस्टेट, तो बेंगलोर रियल एस्टेट और गुड़गांव रियल एस्टेट बिल्कुल ही अलग सिटीज़ हैं, अलग प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस आ जाते हैं। ऐसे हमें मार्केट्स को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर बेंगलोर का रियल एस्टेट अच्छा है तो क्या वो कल को बेंगलोर के रियल एस्टेट किसी यूनिट में या किसी प्रोजेक्ट में जा कर के द ओनर का
शो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर में ओन करना ज़्यादा बेहतर है या बेंगलोर में रेंट पर रहना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बेंगलोर में रेंट्स इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का रिस्क कंपैरेटिवली कम है, ये भी हो सकता है। प्रेफरेंसेस की भी बात हो सकती है। बेंगलोर सिर्फ एक आईटी हब है, यहाँ पर गुड़गांव में इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूशन का रिस्क ज़्यादा है। गुड़गांव ज़्यादा इमर्जिंग शहर है, अंडर डेवलप्ड है। काफ़ी सारे एरियाज़ आज के डेट में भी सिटी इस तरीके से प्लान की गई है कि आप 20 किलोमीटर हार्डली 20 से 25 मिनट में आ जा सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस तरीके के मार्केट्स को हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ 7 साल में बन करके आ रही है तो उसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है सेइंग कि अगर वो चीज़ 2 या 3 साल में ही बन जाती है। एग्जांपल के तौर पर दुबई का रियल एस्टेट मार्केट में रेंटल यील्ड्स बेंगलोर से ज़्यादा क्यों हैं, से स्वीडन के ज़्यादा क्यों हैं, लंदन के ज़्यादा क्यों हैं, इंडिया में ही क्यों इतने कम हैं। ये सारे आंसर्स हैं जो मैं आगे आने वाले टाइम में देता रहूँगा। मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँ, इन लोगों से बच पाएँ, साथ में ब्रोकर्स से भी बच पाएँ जो आपको मिसलीड करते हैं। ट्विटर पर ये चीज़ इसलिए ज़्यादा फॉरवर्ड की गई है या ज़्यादा ट्रेंड हुई है क्योंकि ट्विटर पर एक इंटेलेक्चुअल क्राउड है जो कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को उतने पॉजिटिव वे में नहीं देखता या रियल एस्टेट को टाइम पास ही समझता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के क्रिटिक्स ज़्यादा हैं। डेटा फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हुए आपको कैसे मिसलीड किया जा सकता है, ये इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और मैंने रिसेंटली ट्विटर पर देखा जहाँ पर कि रियल एस्टेट के फ्रेश लॉन्चेस 27% से कम हुए हैं और कंजम्पशन 17% से कम हुई है। यहाँ पर एक साइलेंटली इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि इन्वेंट्री ओवरहैंग कितना है। ये प्रोस्पेक्टिव इक्विटी की एनालिसिस थी। कुछ केसेस थे ऐसे जहाँ पर कि पीसीएमसी के एरियाज़ में कुछ इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की वजह से वहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च हुए, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी वो ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी थी और अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, इस लोगों ने नहीं खरीदे। राइट, इतना ही आसान था। इस वजह से आगे आने वाले टाइम में वहाँ के रेट्स बढ़ सकते हैं और इनफैक्ट बढ़ेंगे भी। तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि रियल एस्टेट की एक बहुत ही बेहतरीन बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई है और बीइंग एन इन्वेस्टर रियल एस्टेट के स्पेशली पुणे के रियल एस्टेट से आपको दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके के फैक्ट्स एंड डेटा जब आपको परोसे जाएं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको इन फैक्ट्स के साथ जो कंक्लूज़न निकाला जा रहा है वो कंक्लूज़न ठीक है या नहीं, क्या जो डेटा दिखाया जा रहा है उसमें कितना फैक्ट है, क्योंकि इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इज़ इट अ राइट प्रोजेक्ट और टाइम फॉर यू और नॉट। राइट, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने एड्रेस किया हो कि आपको इन बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए, कैसे इन बातों को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। इन लोगों से कैसे बच सकते हैं, ब्रोकर्स से कैसे बच सकते हैं, बिल्डर्स से कैसे बच सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इसी तरीके से एजुकेट करता रहूं जिससे कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। रियल एस्टेट साइकिल, बबल, हर एक चीज़ पर मैंने बात की हुई है। आप सारे वीडियोस को इस यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।